देखिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले देखिए, बचपन से ही हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, 6 में 7th में 8 में सबने बच्चों ने सुन रखा है। और कुछ कुछ बच्चे तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं जिनका तो 5th क्लास में भी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो डेमोक्रेसी होती क्या है? आवाज सबको साफ आ रही है? एनीबॉडी, कोई प्रॉब्लम? सर अटक क्या आ रही है? पहले आ रही थी, अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है सर। अच्छी हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे, वो मौसम खराब है ना बारिश से। तो देखो, डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी क्यों, हमें जरूरत क्यों है डेमोक्रेसी की, क्यों हम डेमोक्रेसी को अपनाएं। तो देखते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि डेमोक्रेसी होती क्या है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे ना कंपटीशन में आईएएस आईपीएस पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं, भगवान करें आप लोग भी बने। आ रही है आप लोग को आवाज ना? ठीक है। तो जो भी कंपटीशन आप लोग आगे दोगे उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सब्जेक्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपका लगभग 60% से 50% से तो मैक्सिमम, ठीक है, 50% से मैक्सिमम जो भी आपका पेपर बनेगा वो इसी से बनेगा। अगर बेटा मान लो किसी को आवाज मेरी साफ नहीं आ रही है तो फिर भी थोड़ा फोकस करो, मैं वैसे भी वीडियो रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दो ही तरह की गवर्नमेंट होती है, या तो कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होगी और नॉन डेमोक्रेटिक होगी। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आपने यूएसए का नाम सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ठीक है ना। इसके जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, निग्रो जो प्रेसिडेंट थे इनके, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। आपने उनके बारे में भी सुना होगा। अब्राहम लिंकन ने अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की सरकार, उसी को डेमोक्रेसी करते हैं। अब देखो इंडिया में मान लो कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी अगर इंडिया में है तो आप ये खुद सोचो कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसके क्या फीचर्स है, क्या खासियत है, कैसे आप कहोगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। एक सेकेंड का वेट करो। हेलो हेलो हेलो, देखिए, तो हम कैसे कहेंगे कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली बात कि हम लोग जो भी सरकार बनती है उसको जनता चुनती है, हम लोग इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। उसके बाद हर आदमी के पास, हर जो भी इंडिया का सिटीजन है उसको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उसको बहुत सारे राइट्स हैं, उसको अधिकार मिले हुए हैं। कोई भी आदमी, इवन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी उसको बिना मतलब का या बिना किसी गुनाह के या क्राइम के उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और सबसे बड़ा एग्जांपल डेमोक्रेसी का इंडिया में है। अब देखो मैं आपको कुछ और चीज बताऊं, ये हो क्या रहा है भाई, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की क्या? कर तो रखी थी। नो सर, आपने तो करी ही नहीं है सर जब से। ओह शिट, अब तो ठीक है, अब दिख रही है ना स्क्रीन आप लोग को? देखिए हाँ, ओके। मैं आप लोग को एक बात बताऊं, अगर आप लोग को है ना याद हो, शायद लक्ष्य रूहल को याद हो या आरव को, क्योंकि 8 क्लास में मेरे से इन्होंने क्लास ली थी, मैंने बताया भी था इन लोगों को कि जो पूरी वर्ल्ड की जो फर्स्ट डेमोक्रेसी थी, ठीक है, वो थी ग्रीस। ग्रीस, एथेंस, फर्स्ट डेमोक्रेसी, सबसे पहली जो डेमोक्रेसी आई वो वहीं पर आई, ग्रीस में। उसके बाद बेटा जो मॉडर्न डेमोक्रेसी हुई वो कहाँ आई? फ्रांस में, फ्रांस, ठीक है। उसके बाद जो सबसे अधिक, सर हाँ जो आपने फर्स्ट डेमोक्रेसी बताई थी ना उसमें आ ही नहीं दिया। अच्छा सॉरी, जो फर्स्ट डेमोक्रेसी थी वो थी ग्रीस में। यूनान बेटा एक कंट्री है, ग्रीस मतलब कि आपने सिकंदर या अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा,
ठीक है ना, जिसने भारत पे अटैक भी किया था, इंडिया पे। तो जो ग्रीस उसी की कंट्री थी, अलेक्जेंडर की कंट्री ग्रीस थी, और वहीं पर सबसे पहले डेमोक्रेसी आई थी। उसके बाद फ्रांस में डेमोक्रेसी आई, ठीक है। उसके बाद जो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो सबसे अधिक सक्सेसफुल हुई वो यूएसए में आई, अमेरिका, ठीक है। और जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पूरे दुनिया में, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, वो हमारी इंडिया की, है ना। यस सर। ठीक है। तो अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में और जानना है हमें, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, इसके बीच में बहुत ही ज्यादा माइनर सा डिफरेंस होता है। अब देखो, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस, अब देखिए इसके बीच में ना कुछ लोगों के, बच्चों के बीच बात हो रही है, जो कि ना आपके पेपर में आने वाला है और ना हमको कोई मतलब। आगे चलते हैं, अब सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें, जो इसमें फीचर्स में आगे मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीजों को अगर फुलफिल करता हो, या कोई सरकार उन सारे नियम कानूनों को फॉलो करती है, तो हम उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी का पहला रूल क्या है, प्रजातंत्र का या डेमोक्रेसी का पहला, सॉरी मैं थोड़ा हिंदी भी बोलूंगा क्योंकि बच्चों की हिंदी में भी है। तो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी का जो पहला रूल है वो है कि वह लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो। उसमें जो भी लोग कुर्सी पे हो या सत्ता में हो, वो किसके द्वारा चुने गए हो, लोगों के द्वारा चुने गए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि जब इलेक्शन हो, ठीक है ना, जब भी इलेक्शन कराए जाए, चुनाव कराए जाए, तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। उसमें किसी भी आदमी का दबाव नहीं हो। ये नहीं कि मोदी जी ने किसी को पैसे खिला दिए या किसी दूसरे पार्टी वाले ने किसी को बंदूक की नोक पर लेकर के उससे कुछ वोट करा लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद डेमोक्रेसी में हर बार सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। जैसे आप खुद सोचो कि अगर मान लो नरेंद्र मोदी है और जब तक वो जीए, मान लो 90 ईयर तक, अगर वही प्राइम मिनिस्टर बनते रह जाए, तो इस डेमोक्रेसी का क्या मतलब रहा फिर। ये डेमोक्रेसी तो किसी काम की नहीं है। डेमोक्रेसी में हर बार एक नए आदमी को मौका मिलना चाहिए सरकार बनाने का, और उसको इस चीज को प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए कि वो भी सरकार चला सकता है और वो पिछले से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। लेकिन हम सिंपल डेफिनेशन पे अगर आए तो देखिए, डेमोक्रेसी देखो, ये पेज देखो आप, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म of government in which the rulers are elected by the people। फर्स्ट तो ये पॉइंट बताया था ना डेफिनेशन में, जो सिंपल डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी उसको हम कहेंगे, ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहेंगे जिसका रूलर या जिसमें जो शासक होगा वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। अब खुद सोचो, अशोका द ग्रेट जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, क्या लोगों के द्वारा चुने गए थे? नहीं थे। तो हम उनको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, हम उसको प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र कहते हैं। पहले क्या था, पहले राजा जो होते थे, क्या हुआ, आवाज आ रही है? आ रहा बेटा आपको साफ साफ? यस सर। ठीक है, चलो आप लोग म्यूट करके रखो, हर्ष और रेडमी, आप लोग अपने आपको म्यूट करके रखो। देखिए, तो डेमोक्रेसी का पहला डेफिनेशन का ये हुआ कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र शासन का या सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जो शासक होता है या रूलर होता है वो पीपल के द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो बहुत यूजफुल है। लेकिन आप खुद सोचो, अगर हम बात करें म्यांमार की, म्यांमार बेटा इंडिया के बगल में ही एक कंट्री है, उसका पड़ोसी देश है, जिसको पहले बर्मा कहते थे। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट elected by the people। Those who happened to be in control of the army became the ruler of the country। अब देखिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल म्यांमार का लें, इस कंट्री का, तो देखो यहाँ पर का एक बात मैं आपको बताऊं जो आपके नॉलेज को भी इनहेंस करेगा। म्यांमार एक बौद्धिस्ट कंट्री है जहाँ पे मोस्टली लोग या तो बौद्ध धर्म मानते हैं और नहीं तो हिंदू धर्म, सॉरी क्या कहते हैं,
मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म मानते हैं। यहाँ पर आंग सान सू की, आन सान सू की एक लीडर थी, उनको 12 से 14 सालों तक नजरबंद करके हाउस अरेस्ट करके रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मी चीफ होता था ना, वही यहाँ का हेड बन जाता था, रूलर बन जाता था। यहाँ पर किसी भी तरह की डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन पूरी दुनिया के दबाव पड़ने से यूएसए और जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, उनके बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण क्या हुआ कि म्यांमार में भी कुछ साल पहले ही डेमोक्रेसी आ चुकी है। अब वहां पर भी डेमोक्रेसी आ गई है, और वहां पर भी लोग अब अपने जो भी रूलर होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं। एक तो यहाँ पर देखा आपने, तो दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। म्यांमार की बात कर रहा हूँ, लोग इस डिसीजन में कुछ भी नहीं बोल सकते। डिक्टेटर्स मतलब कि जो तानाशाह हैं, लाइक पिनोचेट, चिली की बात कर रहा हूँ, पिनोचेट मतलब कि चीनी के हेड हैं, आर नॉट elected by the people. This also applies to monarchies. The kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to so, but because they happen to be born into a royal family. तो मैं यहाँ जितने भी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स क्या हैं? ये एग्जाम्पल्स ही दिखा रहे हैं। जैसे म्यांमार की बात करूं, तो यहाँ पर जो आर्मी के जो हेड होते हैं, वो यहाँ के शासक बन जाते हैं। तो आर्मी के हेड को पीपल तो चुनते नहीं, तो ये भी डेमोक्रेसी। म्यांमार में डेमोक्रेसी हम नहीं बोल सकते। चिली की बात करें तो पिनोचेट वहां के प्रेसिडेंट थे, बहुत दिनों तक रहे, एक तानाशाह थे, उनको भी लोगों ने नहीं चुना था, तो वो भी, वहां पर भी डेमोक्रेसी हम नहीं बता सकते। ठीक है। उसके साथ साथ आप अगर सऊदी अरेबिया की बात करो, सऊदी अरेबिया में क्या होता है, सुल्तान होते हैं ना वहां के जो राजा होते हैं वही देश का शासन चलाते हैं, और यहाँ पर वो राजा चुने नहीं जाते, राजा का बेटा, फिर जो उसका बेटा जो आते जाएंगे रॉयल फैमिली में जिनका जन्म होगा वही राजा बनेंगे। तो इस तरह तो हम मान सकते हैं कि जितनी भी चीजें हैं ये हमने देखी इन कंट्री में, ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, जो सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर नहीं इलेक्ट किए जा रहे हैं पीपल के द्वारा, तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे। तो एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है, कि क्या केवल इसी क्राइटेरिया पर, है ना, ये जो हमारा क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया पे हम डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सकते हैं? सपोज can we only accept only one criteria to define the democracy? Obviously not. अब देखिए किस तरह से हम नहीं कर सकते उसको, because they happen to be, ये तो हो गया। अब देखो, अगर हम किसी दूसरे कंट्री की बात करें, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुकिए, फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो काम के वही पढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द वर्ड इज डेफिनेशन। अब देखिए, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पहला तो हमने देख लिया ना कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, कि डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि लोगों के द्वारा चुना गया शासक हो, तो वो डेमोक्रेसी होगी। सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला पार्ट है हमारा कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, ये आपके पेपर में हर बार आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। डेमोक्रेसी के फीचर्स का मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी की खासियत क्या है, क्या चीजें और क्या गुण है डेमोक्रेसी के। ठीक है, प्रजातंत्र के क्या मुख्य गुण है। ठीक है, देखते हैं। वी है, जैसे डेमोक्रेसी, जैसे कि हम जानते हैं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये तो पहली बात थी, ये तो हम जानते हैं, जो कि फीचर हमने देखा। हु आर द रूलर्स? अब क्वेश्चन उठता है कि रूलर्स कौन होंगे, चूज तो किया जाएगा, लेकिन रूलर कौन होना चाहिए इन दिस डेफिनेशन? हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? जैसे मैं कहूं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो हु आर द रूलर्स? ठीक है, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी? ओके,
किस तरह के ऑफिसर्स को, मतलब कि रूलर के रूप में किस आदमी को चुना जाएगा तो हम मानेंगे कि वो डेमोक्रेसी, एंड विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिसर इन डेमोक्रेसी। और नॉन इलेक्टेड ऑफिसर, जो लोग चुने नहीं जाते हैं, जनता के द्वारा चुने नहीं जाते हैं, उनके द्वारा लिया गया कौन सा डिसीजन डेमोक्रेसी में माना जाएगा। तो देखिए, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये मैं आपको दूंगा टेस्ट पेपर में। हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन होंगे, ठीक है, इसका मैं आंसर भी बताऊंगा आप लोगों को। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, किस टाइप का इलेक्शन है ना डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है ना कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, प्रजातांत्रिक जो चुनाव होते हैं या डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो किस तरह के इलेक्शन को आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। एंड व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर डेमोक्रेटिक, और कौन कौन से वो शर्तें हैं जिनको कोई चुनाव पूरा करे या इलेक्शन पूरा करे तो हम कहेंगे कि भाई वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन था, ठीक है। Who are the people who can elect the rulers or get elected as ruler, कौन लोग होंगे जो इलेक्ट करेंगे, यहाँ इलेक्ट करने की बात है, जो वोटर होंगे वो कौन होंगे, और जो पहले वाले क्वेश्चन में था जो रूलर होंगे वो कौन, ठीक है। Who can elect the ruler or get elected as rulers, कौन लोग रूलर को इलेक्ट करेंगे और कौन लोग एज अ रूलर इलेक्ट होंगे। मतलब कि मान लो कि मोदी जी हैं तो वो इलेक्ट हुए हैं ना, और हम और आप हमारे आप हम तो खैर खुद भी 18 से ज्यादा के हैं, बहुत बड़े हैं, और आपके घर में जो मम्मी पापा होंगे, बड़े भैया दीदी होंगे, वो भी जो 18 के होंगे वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम लोग इलेक्टर हो गए, मैंने कि क्या वोटर्स हो गए जो इलेक्ट कर रहे हैं, और वो लोग क्या कैंडिडेट हो गए जिनको चुना जाता है। तो ये दोनों बात बतानी है कि एक डेमोक्रेसी में हम किसे कहेंगे कि वो इलेक्ट कर सकता है, कौन इलेक्ट करेगा, रूलर्स को इलेक्ट कौन करेगा और कौन इलेक्ट होगा, दोनों। एंड फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, और किस तरह प्रकार की सरकार डेमोक्रेटिक कही जाएगी या प्रजातांत्रिक कही जाएगी। चलिए देखते हैं। वांट इन अ डेमोक्रेसी, सॉरी कहां क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेश्चन मिस किए क्या मैंने। कैन इलेक्टेड रूलर डू व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी, क्या जो लोग चुने जाएंगे डेमोक्रेसी में, जैसे मान लो हमारे इंडिया में हमने प्रधानमंत्री चुना है, तो क्या वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जो भी उनकी इच्छा है वो कर लेंगे, तो उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और सब चीज को एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखो, और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, क्या जो भी डेमोक्रेटिक सरकार या प्रजातांत्रिक सरकार होगी, ठीक है, क्या उनके ऊपर कोई नियंत्रण होना चाहिए। बेटा लिमिट्स का मतलब होता है ना कि कोई नियंत्रण या कंट्रोल, याद रखिए। इट इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिपीट सम राइट ऑफ द सिटीजन, और ये भी जरूरी तो है कि डेमोक्रेसी अगर हो तो रिस्पेक्ट किया जाए, सिटीजन्स के जो राइट्स होंगे ना उनका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। हमारे और आपके जो अधिकार है उसका सम्मान जिस सरकार में नहीं है वो प्रजातांत्रिक सरकार या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकती। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या एक प्रजातांत्रिक सरकार वो सरकार जो हमारे आपके किसी भी सिटीजन के राइट्स का या अधिकारों का सम्मान करे, रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर देख रहे हैं ना, इन सबों को विद एग्जांपल हम लोग को सॉल्व करना है और बताना है। आगे हम धीरे धीरे उसको डिस्कस भी करते जाएंगे और आप लोग को बताएंगे कि कैसे उसका आंसर लिखें। अब अगला पॉइंट है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनसे बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि आप देखो, जनरल परवेज मुशर्रफ, बेटा उस समय मैं 6 क्लास में था, 1999 में मैं क्लास 6 में था जब कारगिल का वॉर हुआ था 1999, ठीक है ना। और जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस समय पाकिस्तान का जो आर्मी हेड था वो जनरल परवेज मुशर्रफ था, है ना, 1999। और उसने क्या किया कि वहां के जो इलेक्टेड जो हेड थे प्राइम मिनिस्टर, वो थे नवाज शरीफ, ठीक है ना। नवाज शरीफ को हटा करके इसने खुद को वहां का चीफ बना लिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बना लिया। मतलब कि सरकार का को चलाने वाला इसने बना लिया अपने आप को, ठीक है। लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension.
आगे जाकर के डेजिग्नेशन मतलब अपना पद, उसने अपना पद प्रेसिडेंट का बना लिया 2000 में, ठीक है, सॉरी बना लिया। और 2000 में बेटा एक रेफरेंडम हुआ, मतलब कि रेफरेंडम का मतलब होता है, क्या हो गया, चलिए सॉरी, टू में एक रेफरेंडम होता है, ठीक है ना। ओहो, एक सेकंड, क्यों नहीं हो रहा ये? एक सेकंड रुकिएगा जरा, थोड़ा इशू हो रहा है थोड़ा कुछ। वैसे आज 5 बज गया है ना, अब कल मैं क्लास लूंगा आप लोग, अभी आप लोग मूव मत करना, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट भाई। टेक्नोलॉजी अपने हाथ में नहीं है ना, टेक्नोलॉजी में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, फायदा भी है नुकसान भी इसका। देखिए सर इसमें दिखा रहा है सर जनमत संग्रह। हाँ, जनमत संग्रह ही कहते हैं उसको, बिल्कुल सही। जो क्या कहते हैं, क्या नाम था इसका, रेफरेंडम, या रेफरेंडम जो होता है बेटा उसको जनमत संग्रह कहते हैं। मैं बताता हूँ क्या होता है जनमत संग्रह का मतलब। क्या होता है, जैसे मान लीजिए जब इलेक्शन होते हैं तो हम और आप वोट देते हैं, अपने आदमी को चुनते हैं जो भी चुनना होता है। लेकिन जनमत संग्रह ऐसा होता है ना कि ओपन वोटिंग हो जाती है लोगों से। आप लोग म्यूट करके रखो, म्यूट करके रखो अपने सारे बच्चे। हम लोग क्या करते हैं कि खुद से लोगों को बोला जाता है कि ये एक मुद्दा है, आप परवेज मुशर्रफ को, जैसे मान लो कि कोई एक प्रपोजल रखा गया, प्रस्ताव रखा कि परवेज मुशर्रफ को 5 सालों के लिए क्या राष्ट्रपति बनाए रखा जाए। तो लोगों ने कह दिया हाँ बनाए रखा जाए, सब लोगों ने उनके पक्ष में सहमति दे दी, तो वो पूरा उसी को रेफरेंडम या जनमत संग्रह कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें आपको मैंने बताया था कि 5 ईयर एक्सटेंशन मिल गया, 5 सालों का आगे उनको विस्तार भी मिल गया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, सारे के सारे लोग जो थे, है ना, वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। सब लोग बोल रहे थे कि ये जो किया गया ना, ये माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड था, मतलब कि इसमें कुछ गोलमाल किया गया, कुछ ना कुछ गलत किया गया, धांधली की गई, ठीक है। जिसके चलते लोगों ने या तो लोगों को डरा करके उनकी सहमति ली गई, बंदूक की नोक पे ली गई और इस तरह से उनको किया गया, ठीक है। तो खुद सोचो, यहाँ पर एक बात निकल के आती है, आगे होगा शायद कहीं, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर देखो कि डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, निकल के आ रही है कि फाइनल डिसीजन लेने का जिसके पास पावर है वो प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के पास होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास। वो जो राइट जिसके पास हो वो निश्चित रूप से जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जनता के द्वारा कैसे चुना जाना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड कंपटीशन के द्वारा। मतलब जनता पर ना तो किसी भी तरह का दबाव हो, ना तो उनको किसी तरह से धमकाया जाए या जो भी क्या कहते हैं मारा पीटा जाए, और साथ ही साथ सब लोगों को बराबर बराबर इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने का मौका दिया जाए। अब एक बात बताओ, एक ही आदमी खड़ा हो चुनाव में, दूसरा कोई हो ही नहीं। अब जब कंपटीशन ही नहीं है तो फिर क्या इसका फ्री एंड फेयर तो कह ही नहीं सकते। फ्री एंड फेयर या जो स्वच्छ चुनाव उसी को कहेंगे ना जिसमें कि बहुत सारे पार्टी और बहुत सारे लोग सामने हो और जनता के पास चॉइस हो, ठीक है। अब मान लो कि अगली बार लोकसभा का चुनाव हो, उसमें मोदी जी हो और कोई हो ही नहीं, तो आदमी को निश्चित रूप से वो तो ऐसे ही विनर हो गए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसको कहा जाएगा, या डेमोक्रेसी उसको भी कही जाएगी जिसमें कंपटीशन हो, लोगों के पास चॉइस हो अपने आदमी को चुनने की। इसीलिए तो बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे। इसके नोट्स भी मैं भेज देता हूँ, आप लोग है ना नोट्स लिखते रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। ओके यस सर। सर हिंदी में भेज देना। अरे बेटे हिंदी में पक्का जाएगा, चिंता मत करो। एक सेकंड।